नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के नतीजों के बारे में और इन नतीजों से भविष्य के विधायकों को, सांसदों को, नए राजनेताओं को क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। और बहुत शानदार मुकाबला रहा है, नतीजे भी बहुत कांटे की टक्कर रही है, तो कई बहुत क्लोज फाइट भी रही है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मोटे मोटे तौर पर मैं 4 या 5 बातें अगर बताऊं इस चुनाव के बारे में, तो सबसे पहली चीज तो आपको रणनीति को समझना पड़ेगा कि रणनीति जो चुनाव के लिए तैयार की गई, और मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिन लोगों ने भी तैयार की उन्होंने बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई। सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से रणनीतियां बनाई। किसकी रणनीति क्या थी और कैसे सफल हुई और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, किसकी रणनीति फेल हुई, क्यों फेल हुई, उस पर आज इस वीडियो में मैं बात रखने की कोशिश करूंगा। मोटे मोटे तौर पर 4 बड़ी पार्टियां बिहार में जो चुनाव लड़ रही थी, या 2 गठबंधन थे जो चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ एनडीए था और एक तरफ महागठबंधन था। एनडीए में मुख्य रूप से 2 पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और इधर मुख्य रूप से कांग्रेस, आरजेडी थी और भी कुछ छोटी पार्टियां मिलाकर के गठबंधन बना था, लेफ्ट पार्टीज भी उसमें थी। तो दोनों गठबंधन पे बात करेंगे, 4 मेजर पार्टियों पे बात करेंगे और सभी की रणनीतियों पर बात करेंगे। जैसा कि हमेशा होता है, सबसे पहले जो जीता हुआ पक्ष है उसके बारे में, उसकी रणनीति के बारे में बात की जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव में या राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जीत ही है। कैसे जीते उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जीत हुई है तो हमें सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं देनी है। और मैं बल्कि सभी जीते हुए विधायकों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से है, मेरी तरफ से पर्सनली। और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनता के हित में काम करेंगे, चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी से बने हों। और सरकार ऑब्वियस सी बात है एनडीए की बनने जा रही है, तो एनडीए को भी शुभकामनाएं। जो सरकार बनाने वाले, बट सरकार में खींचतान रहेगी, उस पर आगे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के बारे में और एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत, और उनके रणनीतिकारों ने बहुत सोच समझ करके रणनीति तैयार की, क्योंकि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी चाह रही थी कि बिहार में उनका जनाधार बढ़े, उनका वोट शेयर बढ़े, वो बड़े भाई की भूमिका में आए। और इसके लिए उन्हें तो बड़ा होना ही था, उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को भी उन्हें छोटा करना था। तो इसके लिए एक रणनीति मैं कई वीडियोस में बताता हूं, बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात, उसका उपयोग किया गया। बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात अपने ही सहयोगी दल के साथ, ताकि उसका कद छोटा हो और हम बड़े भाई बने। और जब सीटें कम आ जाएं और तब हम सामने वाले को देंगे, नहीं हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो हमारा उदारवादी चेहरा भी सामने आए। जबकि सच्चाई ये थी कि जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए प्लानिंग के साथ बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात किया गया। बाहर से आक्रमण अब अपने सहयोगी के साथ खुद नहीं कर सकते, तो क्या किया गया, एक दुश्मन तैयार किया गया, डमी दुश्मन। और जो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, और उसके अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका उपयोग किया गया बाहर से आक्रमण करने के और भीतर से खुद आघात करने के लिए, ताकि डायरेक्टली जनता को मैसेज जाने लगे कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो माहौल सरकार में हम थे, वो गलतियां एक्चुअल में जेडीयू की या नीतीश कुमार जी की हैं, भाजपा की कोई गलती नहीं रही है, अगर सरकार ने कुछ गलती भी की है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 15 वर्ष लंबा समय होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी होनी ही थी। उस एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भाजपा को ना मिले और जेडीयू पर ठीकरा फूट जाए, इसलिए भीतर से आघात किया गया और बाहर से आक्रमण के लिए एलजेपी को तैयार किया गया, चिराग पासवान जी को तैयार किया गया। उनका ये स्टेटमेंट देना कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, मैं भाजपा के साथ हूं, भाजपा से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, बट नीतीश जी को नहीं आना चाहिए, या जेडीयू के खिलाफ हम लोग रहेंगे, इससे नुकसान हुआ। उन्होंने खासकर से भाजपा के ऐसे लोगों को, जिन्हें जेडीयू की गठबंधन होने के कारण जेडीयू की सीट जेडीयू को चली गई, तो वहां पर भाजपा के नेताओं को ही अपनी पार्टी से लड़ाया। और ऑब्वियस सी बात है, उनको पता था कि इनमें से ज्यादातर लोग नहीं जीतेंगे हमारे, लेकिन वो वोट किसका काटने वाले थे, भाजपा और जेडीयू के गठबंधन का वोट काटने वाले थे। जितना भी वोट कटेगा उसका नुकसान वहां पर जेडीयू को होने वाला था, क्योंकि वहां भाजपा और जेडीयू का संयुक्त उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से था। और जहां भाजपा के उम्मीदवार थे, जहां जेडीयू और भाजपा में केवल भाजपा के उम्मीदवार थे, वहां चिराग पासवान जी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तो ये बाहर से आक्रमण के लिए भाजपा ने तैयार किया, और चिराग पासवान जी को जो रोल दिया गया था वो उन्होंने बखूबी निभाया भी। और इसका क्रेडिट जो उन्हें मिलेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे केंद्र में मंत्री के रूप में या किसी और तरह से, उनको चिराग पासवान जी को उनका ड्यू क्रेडिट दिया जाएगा। जो उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ काम है। भाजपा की सीटों का बढ़ना भी उसका एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण है जेडीयू की सीटों का घटना।
उसमें सबसे बड़ा रोल चिराग पासवान जी का रहा और अपने उम्मीदवारों को ही चिराग पासवान जी की पार्टी से भेज देना। भाजपा अगर चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोका। नरेंद्र मोदी जी चाहते या भाजपा के बड़े नेता चाहते तो वो चिराग पासवान जी पर डायरेक्ट अटैक कर सकते थे। ढुलमुल रवैये में अटैक किया गया, कोशिश की गई दिखाने के लिए, लेकिन सबको सच्चाई पता है। और हम लोग बिहार में जब ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहां ऐसा था कि जेडीयू की सीटें कम होनी थी और वो हुई हैं। अब क्योंकि जेडीयू की सीटें कम हुई, भाजपा की सीटें कैसे बढ़ी? भाजपा की सीटें वहां बढ़ी जहां पर महागठबंधन ने कांग्रेस को टिकट ज्यादा दिए। उन 70 सीटों पर जहां कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उनमें से ज्यादातर भाजपा हो गई है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में से अगर किसी को आज के समय में देश में चुनना पड़ेगा तो वो कांग्रेस को नहीं चुनेंगे, क्योंकि कांग्रेस की कमी उन्हें खुद मालूम है। लीडरशिप क्राइसिस बहुत बड़ा चल रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस डिसीजन मेकिंग में आगे नहीं है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है और आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का जनाधार अस्तित्व खत्म हो रहा है। बिहार में तो है ही नहीं। तो ये एक बड़ा नुकसान कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को हुआ और इसका गेन, इसका बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी बनी। तो एक तो ये पॉइंट हमें सीखना है कि बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात भी कई बार किया जाता है। अब इससे लाभ क्या हुआ? इससे भाजपा को एक तो ये लाभ हुआ कि वो बड़े भाई के रोल में आ गए। दूसरा, अगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के लिए आगे लेकर के आते हैं, कम सीटें होने पर दबाव नीतीश कुमार जी पर ज्यादा होगा। मंत्रिमंडल में मंत्री ज्यादा भाजपा के होंगे, मुख्यमंत्री भले वो बन जाएंगे लेकिन वो असहज महसूस करते रहेंगे और ये उनकी हार भी दिख रही है। कई नेताओं ने तो दबी जुबान में कहना भी शुरू कर दिया है कि वो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन राजनीति में उस तरह की नैतिकता अभी हाल ही के दिनों में तो नहीं देखने को मिली है। पता नहीं आगे क्या होगा, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे हम ये सीख सकते हैं कि बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात की रणनीति बहुत खतरनाक होती है और इसका कोई तोड़ नहीं है। जेडीयू के पास कोई तोड़ नहीं था। जेडीयू के नेताओं ने भले ही कहा जरूर, भाजपा से दबे स्वर में भी कहा, कई जगह थोड़ा अपना गुस्सा भी दिखाया, इलेक्शन कमीशन तक जाने की धमकी दी कि आप मोदी जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब भाजपा को ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या मोदी जी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर बाकियों का ऑब्जेक्शन होना या बाकियों को ऑब्जेक्ट करना वो सिर्फ खाना पूर्ति ही था और जेडीयू को नुकसान होना तय था, वो हुआ। बीजेपी का गेन जो हुआ वो महागठबंधन में कांग्रेस के कारण हुआ, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा जब जब आमने सामने होंगे लोग भाजपा को बेनिफिट देंगे। उनके पास लीडरशिप है, उनके पास विजन है, अच्छा या बुरा जैसा भी उनका एक विजन है, उनका एक रोड मैप है। कांग्रेस के पास कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं है देश को लेकर के और बिहार को लेकर के भी नहीं था। तो ये तो दो मेजर पार्टियां जो एनडीए का पार्ट में थी, उनके लिए वहां से उनकी रणनीति हमें पता चली। और प्रचार प्रसार में, मैनेजमेंट में, इलेक्शन मैनेजमेंट में भाजपा का तो कोई तोड़ है ही नहीं। आज की डेट में सबसे हाईटेक अगर किसी का इलेक्शन मैनेजमेंट है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास सिस्टम का एक्सेस है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और केंद्र में सरकार है, उसका भी बेनिफिट उनको मिला ही और मिलना ही चाहिए था, मिलता ही। दूसरी तरफ था महागठबंधन, दो मेजर पार्टियां, आरजेडी, कांग्रेस। लेफ्ट पार्टी को भी मेजर पार्टी में कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि एक बड़ा चंक उनके पास भी था और काफी सीटें उनमें से उन्होंने जीती भी हैं। लेकिन कांग्रेस का आरजेडी के साथ आना कांग्रेस के लिए तो नुकसानदायक था ही, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी जा खड़ी होगी, कांग्रेस मतलब करप्शन बन चुका, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद, कांग्रेस ने ही भाजपा को पनपने दिया या भाजपा जैसी सोच आज अस्तित्व में है तो कांग्रेस की वजह से ही है, कांग्रेस की कमियों की वजह से ही है। तो जैसे ही कांग्रेस साथ खड़ी हुई आरजेडी को अपनी सीटें भी गंवानी पड़ गई। पिछली बार से भी कम सीटें आरजेडी को मिली, कांग्रेस को भी अपनी सीटें गंवानी पड़ी, उनको भी लॉस हुआ। लेफ्ट पार्टीज ने जरूर थोड़ा गेन किया। अब यहां सीखने के लिए यह है हमारे लिए कि कई बार जिसका नाम खराब हो चुका हो, जो बदनाम हो चुका हो या जिसके साथ जनता की सिंपैथी खत्म हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में अपने साथ रखने से परहेज करना चाहिए। और अगर रखना भी पड़ जाए तो कम से कम मेजर पार्टनर या मेजर चंक के रूप में नहीं, उसको थोड़ी बहुत साइडलाइन किया जा सकता था, ज्यादा उसको इन्वॉल्व नहीं करना था। 70 सीटें एक बहुत बड़ा चंक होता है, जब आपके पास कम सीटें हो तो वहां पर 70 सीटें दे देना वो मुझे लगता है ठीक नहीं था। वो शायद ज्यादा ही उदारवादी चेहरा दिखाया तेजस्वी जी ने और उसका खामियाजा उनको मिला। दूसरा, रणनीति। उन्होंने अपनी रणनीति केवल इस आधार पर बनाई कि इतने बड़े सिस्टम से सिर्फ तेजस्वी यादव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव लीड करेंगे, लेकिन संसाधनों के मामले में, बूथ कमेटीज के मामले में, प्रचार प्रसार के मामले में, हाईटेक या टेक्नोलॉजी के मामले में, इलेक्शन मैनेजमेंट के मामले में आरजेडी बहुत पीछे है भारतीय जनता पार्टी से और संसाधनों के मामले में भी उतनी पावरफुल नहीं थी। तो उन्हें एक नुकसान यह भी हुआ कि यहां पर केवल एक ही चेहरा थे और वहां पर बहुत सारे चेहरे थे, केंद्र के मंत्री थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी छवि थी, नीतीश कुमार जी थे और भी काफी कद्दावर नेता थे, जिसका लाभ उनको मिला और इनको वो लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि इनके पास वो चेहरे नहीं थे। कांग्रेस के बारे में मैंने बताया। लेफ्ट पार्टीज का
उदय होना या लेफ्ट पार्टीज का थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि एक माहौल बन गया है देश में, और खासकर से वहाँ उन सीटों पर जहाँ पर मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं या ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना। तो जिस व्यक्ति ने भी आवाज़ उठाई, जिन नेताओं ने आवाज़ उठाई, उनके जीतने की संभावना ज़्यादा थी। तो बहुत सारे ऐसे नेता जीते हैं लेफ्ट पार्टी से जिनका अपना ऑलरेडी जनाधार है, जो काम कर रहे थे वहाँ पर। तो उनका जीत में गठबंधन के साथ साथ उनका अपने रोल भी रहा कि उन्होंने अपने लेवल पर काफी काम ऑलरेडी वहां कर रखा था, और जब काम किया होता है, जनता के साथ कनेक्शन होता है, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है। क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ तो कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वोट काटने का काम किया। नई पार्टी का उदय करने की कोशिश की गई बिहार में बिना तैयारी के, उन्होंने भी केवल वोट काटने का ही काम किया। 1000 से लेकर 5000 तक वोट, जहां जहां उनके कैंडिडेट जिस तरह के थे उतने वोट काटे, और जहां जीत और हार का मार्जिन मात्र 100 वोट, 500 वोट, 1000 वोट का था, तो वहां वो काफी मायने रखा होगा। ओवैसी जी को 5 सीटें मिलना, यह भी एक इंडिकेट करता है कि ओवैसी जी को भी जिस काम के लिए भेजा गया था और जिन लोगों ने भेजा था, उन्होंने अपना बखूबी काम निभाया। भले ही 5 सीटें जीती, लेकिन 50 सीटों पर कुछ डेंट जरूर किया महागठबंधन को, क्योंकि महागठबंधन का वोट और उनका वोट शेयर लगभग सेम ही था। जिस वोट में, जहां जिस चंक से उन्हें वोट मिलने वाला था, वही वोट अगर वो नहीं होते तो महागठबंधन को जाने वाला था, और वहां पर जो कम मार्जिन वाली सीटें थी वहां जीत मिल सकती थी। एक और खास चीज जो मुझे लगता है कि हम सबको सीखनी चाहिए या देखनी चाहिए, भारत की राजनीति में एक नया युग शुरू हो रहा है, जहां पर ज्यादातर राजनेताओं के बच्चे या नई पीढ़ी आगे आ रही है, और जनता इसको लेकर के आशंकित भी है। जनता में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने लीड करने के बाद भी अपनी पार्टी की 5 सीटों का नुकसान ही किया है। और जनता को भी ये बात समझ में आ रही है कि राजनेताओं के बच्चे क्या देश का भविष्य हो सकते हैं, क्योंकि राजनेताओं के बच्चे तो केवल राजनेताओं के भविष्य होते हैं, देश का भविष्य वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मुझे अभी इसमें शक लग रहा है। और जनता अगर और जागरूक होती है, जनता अवेयर और ज्यादा होती है, तो शायद राजनेताओं के बच्चों को उतना इजीली स्वीकार ना किया जाए। एक और चीज जिस पर हमें ध्यान रखना होगा इस चुनाव में, वोटिंग परसेंटेज। जनता बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी चुनाव के लिए। चुनाव 70-75% वोटिंग होती तो शायद लगता है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री या लैंडस्लाइड लॉस होने वाला है, या सरकार के विरोध में या सरकार के पक्ष में वोट जाने वाला है। लेकिन जनता का उतना ज्यादा उत्साहित ना होना ये इंडिकेट करता है। 50-52% वोट होना मतलब लोगों की डेमोक्रेसी में अब उतनी आस्था नहीं रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चुनकर कोई भी आए। और ये नए राजनेताओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जनता नया विकल्प ढूंढ रही है, लेकिन विकल्प बिना तैयारी के नहीं होना चाहिए। विकल्प वहां के माहौल के हिसाब से एडजस्टेबल होना चाहिए, वहां की जनता की स्वीकृति होनी चाहिए। ऐसा विकल्प हो जो वाकई विकल्प लग रहा हो, जो खुद चुनाव जीत सकता हो, और जीत ना पाए तो कम से कम सामने वाले को हराने की ताकत रखता हो, और वो उस विचारधारा को लेकर के चले, लोगों को साथ लेकर के चले, वहां के क्षेत्र के लिए कोई एजेंडा हो, केवल किसी को हरा देना एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जनता बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी चुनाव के लिए। जनता का डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा बिलीव या बहुत ज्यादा फेथ नहीं रहा। लिमिटेड वोट हुआ, और उसमें से मैक्सिमम चंक तो सपोर्टर्स का ही रहा, जो इधर के सपोर्टर थे, जो उधर के सपोर्टर थे। तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें हैं जिसपे हमें सोचना पड़ेगा, आंकलन करना पड़ेगा। हम सबके लिए अच्छी चीज ये रही कि कोविड का माहौल था, उस माहौल में भी चुनाव हो पाया, संपन्न हो पाया, और कोई मेजर केसेस में ज्यादा बढ़ावा नहीं आया, कोई ज्यादा केसेस नहीं बढ़े, ज्यादा कोई कहीं पर पैंडेमिक ज्यादा फैला नहीं। तो ये भी एक राहत की बात है। और चुनाव नतीजे अब आ चुके हैं, तो सरकार बनेगी नई सरकार। उम्मीद करते हैं नई सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी जिन उम्मीदों के लिए उनको वोट किया गया है। लेकिन ये यकीनन नीतीश कुमार जी की हार है और भाजपा की जीत है। भाजपा के लिए बड़े भाई का रोल प्ले करने का समय आ गया है, और उन्हें देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने कह दिया है, भले ही सीटें कितनी आए वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन राजनीति में अक्सर जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है। तो अभी तो राजनीति में बहुत उठापटक हो सकती है, जिसकी संभावना है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो उस बदलाव पर भी जरूर चर्चा करेंगे। बट मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, और न्यूट्रल होकर के मैंने कोशिश की अपनी राय रखने की सभी पार्टियों के बारे में। कुछ छोटी पार्टियां, उनके बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन पार्टियों के बारे में या उन नेताओं के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए जहां से हम कुछ सीख सकते हैं, जिनकी रणनीति को सीख सकते हैं। तो क्लोजली ऑब्जर्व करिए चुनाव को, राजनीति को समझिए, नेता जो बोल रहे हैं सामने और जो पीछे हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। थोड़ा मुश्किल है, बट आदत डाल लेंगे तो हो जाएगा। तो एक साथी ने भी कहा कि वीडियो बनानी चाहिए, और मेरा भी मन था कि मैं बात करूं इस चुनाव पर। तो
आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मेरी टीम रिवर्ट करेगी, मैं भी रिवर्ट कर दूंगा आपको। सीखते रहिए राजनीति में पार्टिसिपेट करिए, चाहे किसी भी स्तर पर करें, राजनीति का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर हिस्सा नहीं बनेंगे तो राजनीति के शिकार ही बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।